अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू द व्यू कॉन्सेप्ट्स। कैसे हैं आप सब जी। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग CS 101 के मिड टर्म प्रिपरेशन के साथ हम हाजिर हैं और आज हम मिड टर्म की तैयारी करेंगे और जो MCQs हैं आपके उन्हें एक तो सॉल्व करेंगे और उनका करेक्ट ऑप्शन एक तो या जो आंसर होगा वो ढूंढेंगे विद प्रूफ। और इसके अलावा ये देखेंगे कि जो हमारे सब्जेक्टिव पार्ट की तैयारी है ना वो भी साथ साथ इसी फाइल में हमारे साथ साथ हो जाए। तो डिटेल में हम जानने लगे हैं कंप्यूटर साइंस की इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग CS 101 के कोर्स की। तो एंड तक वीडियो देखिएगा, काफ़ी फ़ायदा होने वाला है इंशाल्लाह और काफ़ी नई चीज़ें भी हम सीखेंगे। तो जुड़े रहिए और शुरू करते हैं हम आज की अपनी ये तैयारी। ओके, तो सबसे पहला हमारा सवाल है कि विच एबिलिटी ऑफ ए कंट्रोलर इज़ नाउन एज डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, DMA शॉर्ट इसका है। तो कंट्रोलर क्या होता है पहले हम ये देख लेते हैं। बेसिकली आपको पता है कि कंप्यूटर है तो उसके जो मेन पार्ट्स हैं, जो अहम पार्ट्स हैं वो तीन, एक तो CPU है, मेन मेमोरी है और बसेस होती हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पिक्चर में नज़र आ रही हैं। बाकी जो डिवाइसेस होती हैं वो कंप्यूटर के साथ अगर हमने कनेक्ट करनी है तो कंट्रोलर के ज़रिए कनेक्ट करते हैं और कंट्रोलर जो है वो बस के साथ अटैच कर दी जाती है। ठीक है, और बस जो चूँकि एक मीडियम होता है उसके ज़रिए जितनी भी कम्युनिकेशन होती है वो इन बसेस के ज़रिए होती है। तो कंट्रोलर भी ऐसे ही कम्युनिकेट कर रहे होते हैं CPU के साथ या मेन मेमोरी के साथ। तो DMA जो है बेसिकली वो है आपकी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है, तो जिस वक्त आप के जो कंट्रोलर है वो जो अपनी कम्युनिकेशन है वो मेन मेमोरी के साथ डायरेक्टली कर रहा होता है। ठीक है, जिसमें CPU जो है का कोई किरदार नहीं होता, CPU उस बस को यूज़ नहीं कर रहा होता। ये बहुत कम टाइम के लिए होता है, नैनो सेकंड्स में होता है। तो ये जो एबिलिटी है ना कंट्रोलर की, ठीक है, कि वो मेन मेमोरी को खुद एक्सेस करे डायरेक्टली, तो इसको बेसिकली कहते हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस और इसको शॉर्ट में DMA लिखा जाता है। तो आपके इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा आपका टू एक्सेस मेन मेमोरी। ओके, ये हम अभी पढ़ के आ रहे हैं ना। ओके जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टू प्रोसेस ऑफ डायनामिक एलोकेटिंग टास्क्स टू द वेरियस प्रोसेसर्स सो दैट ऑल प्रोसेसर्स आर यूज्ड एफिशिएंटली इज नाउन एज। अच्छा, तो जब काफ़ी लोड आ जाता है ना, तो जब हम लोड को शेयर कर देते हैं, ठीक है, यानी अगर कुछ टास्क्स आपके पास मौजूद हैं, ये CPU की बात हो रही है, कंप्यूटर की बात हो रही है, तो जो प्रोसेसर्स होते हैं ना उनमें वो टास्क जो है वो बांट दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक काम है तो हर प्रोसेसर को कहते हैं कि आप ये वाला कर लें, दूसरे को कहते हैं आप ये वाला, तीसरे को कहते हैं आप ये वाला कर लें। तो वो जो टास्क हैं ना वो क्या कर दिए जाते हैं, डिवाइड कर दिए जाते हैं। इससे क्या होता है, इससे होता ये है कि हर प्रोसेसर जो है वो एक छोटा काम कर रहा होता है। बेसिकली वो सारे मिलके एक बड़े काम को जो है ना वो जो है ना पाए तकमील तक पहुंचा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो इसकी जो इसके लिए जो टर्म यूज़ होती है ना वो यूज़ होती है लोड बैलेंसिंग। ठीक है, आपके हैंड नोट से भी मैं आपको दिखा देता हूँ जो। तो ऐसी ये जो बातें मैंने बताई हैं यही इंग्लिश में लिखा हुआ है कि डायनामिकली एलोकेटिंग टास्क टू द वेरियस प्रोसेसर्स सो दैट ऑल प्रोसेसर्स आर यूज्ड एफिशिएंटली, इसे कहते हैं लोड बैलेंसिंग। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है जी प्रोग्राम काउंटर इज़ अच्छा, प्रोग्राम काउंटर जो है ना बेसिकली एक रजिस्टर का नाम है और CPU जो है वो काफ़ी रजिस्टर्स जो हैं उनसे मिलके जो है ना बना हुआ होता है। और इसे आप डिटेल में आगे आपके सब्जेक्ट्स आएंगे नेक्स्ट अपकमिंग सेमेस्टर्स में, आप उन्हें डिटेल में पढ़ेंगे, ख़ासतौर पे असेंबली लैंग्वेज में आप इसे पढ़ेंगे। तो जो आपके रजिस्टर्स हैं ना, तो ये बेसिकली होते हैं मेमोरी, आप इनको मेमोरी का पार्ट ही कंसिडर करें। लेकिन ये इनको जो है ना मखसूस जो है ना कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ रजिस्टर्स की टाइप्स होती हैं, जनरल पर्पज़ होते हैं, मेमोरी एड्रेस होते हैं, इसके अलावा स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर्स होते हैं। तो जो जो प्रोग्राम काउंटर है ना ये बेसिकली जिस हेड में आता है वो है स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर। ठीक है, ये मैं आपको आपके हैंड आउट से दिखा भी देता हूँ। स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर्स की जो आपको टाइप्स दी हुई है ना यहाँ पे, तो वो यहाँ पे दो दी हुई है, एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर दिया हुआ है और प्रोग्राम काउंटर दिया हुआ है। तो इनको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए प्रोग्राम काउंटर जो है ना वो आपको बताता चलूँ कि वो करता है क्या है कि वो contains the address of next instruction to be executed।
तो प्रोग्राम काउंटर के पास ना जो सीपीयू जो होता है ना, बेसिकली आपकी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो कोड होता है, उसको एक एक करके जो है ना क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो पहली एग्जीक्यूशन के बाद उसे कैसे पता चलेगा कि मैंने दूसरी जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है वो कौन सी है, ठीक है, या वो कहाँ पड़ी है। तो वो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर जो है बेसिकली उसे बताता है कि आपने अब यहाँ जाना है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है जी, डैश इज यूज टू डिटेक्ट एंड रिमूव द प्रेजेंस ऑफ नॉन वायरसेस एंड अदर इन्फेक्शन। ये तो आम सी बात है, आप कंप्यूटर लिटरेट हैं माशाल्लाह और BSc करने जा रहे हैं, और भी आप CS 101 पढ़ रहे हैं, आप चाहे कोई भी डिग्री कर रहे हैं, तो कंप्यूटर से वायरस रिमूव करने के लिए आप क्या इंस्टॉल करते हैं, इसमें आप एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं। तो एंटीवायरस बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पहले से जिसे पहले से मालूम होता है कि एक वायरस क्या होता है और उसे उसकी डेफिनेशन पता होती है। बेसिकली वो उस डेफिनेशन की बेस पे आपके कंप्यूटर को स्कैन करता है और उसमें से उन्हीं वायरसेस को ढूंढ के क्या करता है जी, उन्हें आपके सिस्टम से रिमूव कर देता है। ठीक है, या और भी किसी के और भी काफ़ी जो टाइप्स हैं वायरसेस के अलावा, और भी काफ़ी इन्फेक्शंस होते हैं जो आप पढ़ चुके होंगे आपके हैंडआउट्स में, तो उन्हें भी वो रिमूव करता है या उनसे कंप्यूटर को महफूज कर देता है। ओके जी, नेक्स्ट इज इट द TCP/IP प्रोटोकॉल सूट इज़ अ कलेक्शन ऑफ। तो TCP/IP प्रोटोकॉल जो है उसमें 3 टाइप्स के प्रोटोकॉल जो है वो इंक्लूड होते हैं। ठीक है, TCP में जो ये ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ आपके हैंड आउट से भी, लेकिन समझने की बात ये है कि जो TCP है ना, उसकी 2 तरह के उसमें प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं। एक TCP खुद, और उसके साथ दूसरा यूज़ होता है UDP। ठीक है, तो TCP UDP एक तो ये हो गया, और तीसरा जो IP प्रोटोकॉल है वो। ठीक है, तो ये 3 जो है बेसिकली यूज़ होते हैं TCP/IP प्रोटोकॉल सूट में। आपको मैं दिखा भी देता हूँ यहाँ पे, आप अगर मेरे कर्सर को देखें, द TCP/IP प्रोटोकॉल सूट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड यूज्ड बाय द इंटरनेट टू इम्प्लीमेंट द 4 लेवल कम्युनिकेशन हायरार्की। 4 लेवल कम्युनिकेशन हायरार्की का मतलब है, आपने हायरार्कीज पढ़ी हुई है ना, और से मॉडल भी आप पढ़ के आ रहे हैं। तो जो ट्रांसपोर्ट जो बेसिकली जो ट्रांसपोर्ट लेयर है ना, वहाँ पे TCP यूज़ हो रहा होता है, और इंटरनेट लेयर पे IP यूज़ हो रहा होता है। ये सारी चीज़ें आप आगे जाके पढ़ेंगे डिटेल में। अभी के लिए सिर्फ ये कि ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP और इंटरनेट प्रोटोकॉल IP, ये 2 नाम हो गए। लेकिन जो TCP है ना, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एक तो वो खुद काम कर रहा होता है, लेकिन उसके साथ दूसरा जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है, जिसे UDP कहा जाता है। ठीक है, आपने एब्रीविएशंस इनकी याद रखनी है, ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे आगे जाके। सही है, तो ये 3 चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर में TCP और UDP होता है, और इसके अलावा इंटरनेट प्रोटोकॉल जो IP है ना, वो खुद भी इसमें शामिल होता है इस पूरे सूट में। सो TCP/IP प्रोटोकॉल सूट में आपके TCP एंड UDP एंड IP प्रोटोकॉल्स जो हैं वो इंक्लूड होते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि डैश कनेक्ट्स कंप्यूटर ओवर अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया और वर्ल्ड। अगर पूरी दुनिया में आपने इंटरनेट फैलाना है या एक नेटवर्क फैलाना है, बेसिकली इंटरनेट जो होता है ना, वो नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स होते हैं। यानी अब मैं आपको बेसिक से समझाता हूँ, अगर 2 कंप्यूटर हैं, उन्हें आपने जोड़ दिया तो उनका एक नेटवर्क बन गया, 3 को जोड़ दिया नेटवर्क बन गया, 4 को जोड़ दिया नेटवर्क बन गया, पूरी बिल्डिंग्स के कंप्यूटर को जोड़ दिया, वो भी एक नेटवर्क बन गया। ठीक है, इसी तरह पूरी सिटीज़ के आपने नेटवर्क्स को आपस में जोड़ दिया, और पूरी दुनिया के जितने शहर हैं उन तमाम के नेटवर्क्स को जब आपस में आप जोड़ेंगे ना, तो वो आप वाइड एरिया नेटवर्क WAN के ज़रिए करेंगे। ठीक है, तो उन नेटवर्क्स को वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं, और ये पूरी दुनिया में दूर दूर तक के एरियाज़ में जो है ना, इसकी जो ये फैला हुआ होता है। सही है, तो ये इसीलिए ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ आपके हैंडआउट से कि अ WAN लिंक्स मशीन्स ओवर अ ग्रेट डिस्टेंस परहैप्स इन नेबरिंग सिटीज़ और एन अपोजिट साइड्स ऑफ द वर्ल्ड। अपोजिट साइड्स ऑफ द वर्ल्ड का मतलब ये है कि अगर यहाँ दिन है और जहाँ पे अगर अभी पाकिस्तान में रात है और कहीं पे दिन जो है ना अभी है, तो उन 2 को भी आपस में कनेक्ट कर लेता है। सही है, तो वाइड एरिया नेटवर्क इसके लिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट है जी, डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच फॉर रनिंग वेरियस ऑपरेशंस लीड्स टू एफिशिएंसी इन विच मॉडल। इन पीर टू पीर मॉडल, P2P वैसे कहते हैं। ठीक है, इसे आप यूं भी लिख सकते हैं P2P। ठीक हो गया जी। ओके, अब ये क्यों होता है, इसको देख भी लेते हैं। देखें,
क्लाइंट सर्वर में ना ये इसका रॉन्ग ऑप्शन है। वैसे क्लाइंट सर्वर में ऐसा नहीं होता। सारे जो क्लाइंट्स होते हैं, जो सारे सिस्टम्स होते हैं, डिवाइसेस होती हैं, वो एक सर्वर को अप्रोच कर रही होती हैं। अगर उन्होंने कोई चीज़ शेयर करनी होगी तो वो अगर मैंने कुछ शेयर करना है ना, तो पहले मैं सर्वर को भिजवाऊंगा और फिर मैं कहूँगा कि मेरे दोस्त अहमद तक ये चीज़ पहुँचा दें। तो ये हो गई आपकी क्लाइंट सर्वर। ठीक है, अहमद ने मुझे कुछ भिजवाना है ना, तो पहले वो सर्वर को बताएगा। तो ये सेंट्रलाइज्ड अप्रोच है, इसको कहते हैं सेंट्रलाइज्ड। सर्वर आपका सेंटर है। ठीक है, आपने जो भी चीज़ इधर उधर करनी है, आपने पहले सेंटर में भिजवानी है। डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच जो है ना, यानी लैक ऑफ सेंट्रलाइज्ड अप्रोच, उसमें ये होता है, ये होती है पीर टू पीर। पीर टू पीर का मतलब ये है कि मैं और अहमद डायरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, मैंने अहमद को कुछ भिजवाना है, मैं सीधा अहमद को भिजवाऊंगा। अहमद ने मुझे कुछ भिजवाना है, वो सीधा मुझे भिजवाएगा। अहमद ने आगे किसी को वही चीज़ फॉरवर्ड करनी है जो मैंने भेजी है, तो अहमद अगला पीर टू पीर जो कनेक्शन कर लेगा उसके साथ, और वो उसको भिजवा देगा। ठीक है, तो ये जो मॉडल है ना, इसमें ये जो आपका जो एमसीक्यूज़ है वो यहाँ से आया हुआ है कि दिस लैक ऑफ सेंट्रलाइज्ड बेस ऑफ ऑपरेशन लीड्स टू अ मोर एफिशिएंट सिस्टम। तो इसमें ये होता है कि टाइम एक बचता है और चीज़ जो है वो जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र होती है। इसकी आपने डेफिनेशन वैसे यहाँ से ऊपर से पढ़ लेनी है। ये जो यूज़ होता है ना इंटरनेट पे, ये जो मॉडल यूज़ होता है, ये बेसिकली फाइल्स जैसे कि म्यूज़िक रिकॉर्डिंग्स हो गई, या पिक्चर्स हो गई, या वीडियोस हो गई, या मूवीज़ हो गई जो हैवी साइज़ की होती हैं, तो उनको ट्रांसमिट करने के लिए पीर टू पीर मॉडल यूज़ होता है, ताकि एक सिस्टम से, एक पीर से दूसरे पीर तक फ़ाइल जो है ना, बगैर किसी इंटरप्शन के सीधी सीधी भेज दी जाए। ठीक है, अगर आप में से कोई ज़्यादा कंप्यूटर लिटरेट या ऐसे लोग हैं जो मूवीज़ डाउनलोड करते हैं टॉरेंट पे, तो आपने अक्सर देखा होगा उसमें सीड्स और पीर्स होते हैं। तो ये पीर जो है ना, वो उसी टर्म में यूज़ हो रहे हैं। पीर्स बेसिकली कंज्यूमर्स होते हैं जो उन फाइल्स को उस वक्त शेयर कर रहे होते हैं या उनको रिसीव कर रहे होते हैं। सही है, तो पीर का लफ्ज़ वहाँ पे भी यूज़ होता है, तो ये वही वाला पीर है। ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिमिटिव्स। ठीक है, प्रिमिटिव्स क्या होती हैं आपको पता ही है। मैं आपको मिसाल से समझाना ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे, या मैं यहाँ पे एक मिसाल यूज़ करूँगा आपको प्रिमिटिव का जो कंसेप्ट है वो समझाने के लिए। देखें, आप एक घर बना रहे हैं ना, तो घर के लिए आपको जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं, जिसमें सबसे अहम चीज़ जो है वो ईंट है। ठीक है, या ब्लॉक है। तो ये आपकी प्रिमिटिव है। बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं ना, यानी ऐसी चीज़ जिसका कोई मतलब हो। ठीक है, यानी स्मॉलेस्ट यूनिट जो है ना, वो आप कह सकते हैं किसी बड़ी चीज़ को बनाने के लिए। तो ऐसे जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम क्या करते हैं कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ना, या उनका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या कहते हैं, हम करते हैं कि हम ऐसे ही बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, ठीक है, उनको यूज़ करते हुए एक एल्गोरिथम बनाते हैं। ठीक है, और वो एल्गोरिथम इस तरीके से बनाते हैं कि वो प्रॉब्लम का सलूशन निकल आए। ठीक है, तो वो जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हम यूज़ कर रहे होते हैं ना, वो एल्गोरिथम बनाने के लिए, वो बेसिकली क्या कहलाता है, प्रिमिटिव। अभी आपको लिए बहुत बोरिंग लग रहा होगा, या समझ आपको शायद ना आ रहा हो, लेकिन अभी के लिए सिर्फ आप इसको यही समझ लें। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है ना, ठीक है, एक कैसे जो है ना, किस शेप में आपने कागज़ से बर्ड बनाना है। ठीक है, ये आपको एक एल्गोरिथम समझाया हुआ है कि पहले ऐसे करें, फिर ऐसे करें, फिर ऐसे करें। तो एल्गोरिथम बनाने के लिए आपको जो बिल्डिंग ब्लॉक्स यूज़ होंगे वो आपको चाहिए होंगे, वो प्रिमिटिव होते हैं। और प्रिमिटिव में दो चीज़ें हैं। पहली उसका है सिंटैक्स। ठीक है, सिंटैक्स का मतलब ये होता है कि जो प्रिमिटिव का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है वो कहलाता है सिंटैक्स। ठीक है, और जो सिमेंटिक्स होते हैं ना, उनका मतलब होता है कि प्रिमिटिव जो आप जो बिल्डिंग ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं उसका मतलब क्या है। समझ रहे हैं बात। तो ईंट जहाँ पे बनी होगी, तो आप ईंट को देख के, उसका सैम्बल देख के आप समझ जाएंगे कि जो है ना, अब यहाँ पे ईंट यूज़ हो रही है। और सिमेंटिक्स में आप उसकी पिक्चर देख के आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि यहाँ पे ईंट की बात हो रही है। इसी तरह कोई और घर में इस्तेमाल होने वाली कोई और चीज़ है, तो उसकी वो ईंट से मुख्तलिफ होगी जब भी कोई चीज़ होगी।
बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे, तो वो जो कि मुख्तलिफ होंगी सिम्बॉलिकली, तो उनका मतलब भी फिर मुख्तलिफ होगा। तो इस तरह जो है ना जो प्रिमिटिव्स है ना, इनका इस्तेमाल करके हम आगे जाके अपने कोडिंग में जब आप मुख्तलिफ लैंग्वेजेस पढ़ेंगे, तो जब आप वहाँ पे जाके ये चीज़ देखेंगे तो फिर आपको ये प्रिमिटिव वगैरह याद नहीं रहेगा। खैर, लेकिन ये है कि अभी सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट है। तो हमारा जो एमसीक्यूज़ है उससे रेलिवेंट ये है कि जो सिंटैक्स होता है ना, वो रेफर करता है प्रिमिटिव्स की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा सिंटैक्स। ओके जी, नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ यूजिंग डीएनएस टू परफॉर्म एन एड्रेस ट्रांसलेशन इज कॉल्ड। देखें, जितनी भी आप वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं ना, इंटरनेट आप यूज़ करते होंगे सारे, तो हर वेबसाइट को ना एक नंबर जो है ना एलोकेट हुआ हुआ है। अभी के लिए आप सिर्फ आप ये चीज़ समझें, हर वेबसाइट का एक डिफरेंट नंबर है। ठीक है, और उस नंबर से जुड़ा हुआ उसकी एक ट्रांसलेशन है। यानी अगर हम टाइप करते हैं www.google.com.pk, तो ये जो वेबसाइट का एड्रेस है बेसिकली ये है इसका, आप यूँ समझिए ये इसका नाम है, लेकिन इस नाम से जुड़ा एक एड्रेस भी होगा। सही है, तो ये जो google.com.pk है, ये बेसिकली डोमेन नेम है उसका। ओके हो गया। और डोमेन नेम को जब हम ट्रांसलेट करते हैं उसके, यहाँ पे मैं आपकी एक वर्ड यूज़ करूँगा आईपी एड्रेस में, तो हमें जो है ये google.com जो है हमें सीधा वहीं पे पहुँचा देता है उस जो है ना सिस्टम तक या सर्वर तक। सही है, तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, इसको हम कहते हैं डीएनएस लुकअप। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आपने पढ़ ली नहीं है, और हैंड आउट से मैंने आपको उसको वेरीफाई भी करवा दिया है। आई होप सो आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। अगर समझ आ रही हैं चीज़ें तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जो नए हमारे व्यूअर्स हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। ओके जी, विच आर द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट सूडो कोड। ये कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, सूडो कोड जो होता है ना, बेसिकली आपको इनफॉर्मल वे में, एक तो इनफॉर्मल इसका दुरुस्त है, ये कह रहा है कि नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है। सही है, इसमें नॉट ट्रू देख लेते हैं। इनफॉर्मल वे में ना आपको एक एल्गोरिथम बताया हुआ होता है। यानी अगर इंग्लिश में चाय बनाने का तरीका जो है वो एक फॉर्मल वे में लिखा हुआ है, और मैं आपसे पंजाबी में उसका जिक्र करना चाहता हूँ, तो मैं सूडो कोड यूज़ करूँगा, पंजाबी के वर्ड्स यूज़ करूँगा, ताकि जो पंजाबी व्यूअर्स हैं उनको चीज़ें समझ आए कि चाय को कैसे बनाया जाता है। आपको मैं जस्ट एग्जांपल्स देके समझा रहा हूँ। ठीक है, तो एक तो होगा इनफॉर्मल, मैं आपसे इनफॉर्मल और कि आपको पंजाबी में बताऊँगा कि पहले जी पत्ती पाओ, चीनी पाओ, जो भी है चाय बनाने का तरीका आपको आता है। तो एक तो ये हो गया इनफॉर्मल। दूसरा ये है कि एल्गोरिथम होगा एक। एल्गोरिथम का मतलब ये है कि एक तरतीब होगी, अगर उस तरतीब को हम आगे पीछे कर देंगे तो हो सकता है आपकी रेसिपी ख़राब हो जाए। ये भी होती है सूडो कोड में, तरतीब ज़रूरी होती है। तीसरी चीज़ ये है कि अनएम्बिगियस होगा। अनएम्बिगियस का मतलब है कि इतना कोई मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें जो 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 चीज़ ट्रू नहीं है ना सूडो कोड से रेलिवेंट, वो ये है कि सूडो कोड जो है ना, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि एम्बिगियस होता है। एम्बिगियस का मतलब ये है कि साफ, मतलब कॉम्प्लेक्स होता है, पेचीदा होता है, समझ से बालातर होता है, ये मुश्किल में से समझ आता है। तो ऐसा नहीं होता। जो सूडो कोड होता है ना, वो यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि चीज़ों को तो एक तो इनफॉर्मल वे में बताया जाए, स्टेप वाइज बताया जाए, और आसान और क्लियर करके बताया जाए। नेक्स्ट है जी, द डिस्पैचर एलोकेट्स टाइम स्लाइसेस। ठीक है, टाइम स्लाइसेस का करेक्ट ऑप्शन है। डिस्पैचर बेसिकली कर क्या रहा होता है कि वो उसका जो काम होता है, वो सबके जो शेड्यूल होते हैं ना, जो शेड्यूल प्रोसेसेस होते हैं आपके, जो मुख्तलिफ आ रहे होते हैं, उनको बेसिकली वो टाइम की स्लाइसिंग करके वो हर शेड्यूल को कुछ टाइम दे देते हैं, और ये टाइम बहुत जल्दी जल्दी एक तो प्रोसेस हो रहे होते हैं, और इन टाइम की डिवाइडिंग जो होती है ना, वो जो शॉर्ट सेगमेंट्स में होती है उनको टाइम स्लाइस कहते हैं। ये सारी मैं डेफिनेशन को पढ़ के बता रहा हूँ। ये बेसिकली टाइम स्लाइस जो एक होता है वो मिली सेकेंड या नैनो माइक्रो सेकेंड में जो है ना उसे मेजर किया जाता है। सही है, तो हर जो प्रोसेस होता है उसे थोड़ा सा टाइम देते हैं, उसके बाद सीपीयू का मतलब टाइम, सीपीयू की तवज्जो जो है उस तरफ कर दी जाती है, उसके बाद दूसरे प्रोसेस की तरफ, फिर तीसरी की तरफ, फिर चौथी की तरफ। ये इतनी स्पीड से ये काम हो रहा होता है कि जब हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो हमें ऐसा लग रहा होता है कि सारे प्रोग्राम एक साथ चल रहे हैं। बेसिकली ऐसा होता नहीं है। एक वक्त में सीपीयू एक प्रोग्राम को देख रहा होता है, लेकिन वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए देख रहा होता है। ठीक है, और ये स्विचिंग जो होती है, मल्टी प्रोग्रामिंग जो हो रही होती है ना,
ये सारे डिस्पैचर जो कर्नल का कंपोनेंट है ना, डिस्पैचर, ये सारा काम वो कर रहा होता है। क्लियर है जी? ओके जी, नेक्स्ट है जी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल कंसिस्ट ऑफ टू प्रोसेसेस। VoIP है ना, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल कंसिस्ट ऑफ टू प्रोसेसेस ऑन डिफरेंट मशीन्स ट्रांसफरिंग ऑडियो डेटा वाइड द विच मॉडल? P2P। ठीक है, P2P मॉडल जो है ना वो यूज़ होता है। पीर टू पीर जो पहले हम देख के आ गए हैं, ठीक है, ये देख लें, आपको मैंने इसको हाईलाइट भी करके आपको दिखा दिया। नेक्स्ट है जी गूगल ड्राइव इज़ एन एग्जांपल ऑफ। गूगल ड्राइव जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग की जो है ना एग्जांपल है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। बेसिकली जो ये गूगल ड्राइव का ताल्लुक है ना क्लाउड कंप्यूटिंग से, ये आपने यहाँ से पढ़ लेना है, मैंने किया हुआ है हाईलाइट, और मुझे फिर बताना है कि क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है। ठीक है, आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ईथरनेट बेस्ड नेटवर्क फॉर बस टोपोलॉजी मेक्स यूज़ ऑफ डैश फॉर ट्रांसमिटिंग मैसेजेस। तो हम कौन सा जो कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन, CSMA-CD, तो जो बेसिकली जो प्रोटोकॉल हम यूज़ कर रहे होते हैं ना बस नेटवर्क ईथरनेट स्टैंडर्ड्स के बस नेटवर्क टोपोलॉजी में, हम कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन, CD कोलिजन डिटेक्शन जो है ना हम यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, इसमें जो हमारा जो प्रोटोकॉल है बेसिकली ये क्या करता है कि ये बेसिकली कम्युनिकेशन के दौरान अगर एक जो मीडियम है, मीडियम मतलब जो ट्रांसमिशन के लिए हम जो ज़रिए इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो वो जो मीडियम है उसमें अगर कोई कोलिजन हो जाए, फर्ज करें ना कोई, आप यूँ समझे टक्कर हो जाए, यानी एक यहाँ से पैगाम आ रहा है एक वहाँ से आ रहा है और वो दोनों आपस में टकरा जाएं, तो उसको कहते हैं कोलिजन। तो जब ऐसा मामला जब होती है, ऐसा मामला जब भी पेश आएगा ना, तो तब क्या होगा, इस प्रोटोकॉल में ये प्रोटोकॉल उस कोलिजन को या वो जो हादसा हुआ होगा एक मीडियम पे दो कम्युनिकेशंस का, तो वो उसे क्या करता है, डिटेक्ट करता है। और सिर्फ डिटेक्ट नहीं करता, इसमें ये ऐसा करता है कि डिटेक्ट करने के बाद जो जितने भी बस टोपोलॉजी में जितने भी सिस्टम्स कनेक्टेड होते हैं ना आपके ईथरनेट पे, आपके नेटवर्क पे, तो उन सबको जो है ना क्या पैगाम भिजवा देता है कि देयर इज़ अ कोलिजन, सो वेट फॉर योर टर्न। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है CSMA-CD। ओके हो गया जी, आई होप सो क्लियर हो गया होगा आपको। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी द स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ लॉन्ग मैसेजेस, यानी जब हम बड़े मैसेज भेज रहे होते हैं ना इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग में, तो उन मैसेजेस को हम छोटे छोटे सेगमेंट्स से, छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर देते हैं, और उसके बाद उन छोटे जो टुकड़े होते हैं उनको जो है ना हम क्या कर रहे होते हैं, भेज रहे होते हैं एक कंप्यूटर से अलग दूसरे कंप्यूटर तक। ठीक है, एक ही नेटवर्क में। तो वो जो टुकड़े होते हैं, छोटे जो सेगमेंट्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स में पैकेट्स। ठीक है, उन्हें पैकेट्स कहते हैं। ओके जी, नेक्स्ट है जी द टर्म यूज फॉर रिमूविंग प्रोसेस फ्रॉम द प्रोसेस टेबल इज कॉल्ड डैश द प्रोसेस। इसको कहते हैं जी किलिंग द प्रोसेस, यानी कहीं भी अगर डेड लॉक आ जाता है, डेड लॉक को आपने स्टडी कर लेना है, तो हम एज ए यूज़र जो है वो प्रोसेस टेबल से प्रोसेस को किल कर सकते हैं। ठीक है, आपको मैं यहाँ पे एक छोटी सी मिसाल दूंगा टास्क मैनेजर की। आप तो यूज़ करते ही होंगे टास्क मैनेजर। तो ये मैंने अपने सिस्टम का टास्क मैनेजर मैंने ओपन कर दिया है। ठीक है, अब इसमें जो मेरे जो प्रोसेसेस चल रहे हैं आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इनमें से अगर कोई भी एक मैं ख़त्म करना चाहता हूँ इस वजह से कि उसकी वजह से मेरा सिस्टम हैंग हो रहा है या वो ज़्यादा जो है मेमोरी जो है ना वो क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है, तो मैं उसको सिंपली यहाँ से सेलेक्ट करके, आपको भी आते ही होगा, तो उसको एंड टास्क कर दूँगा। तो बेसिकली मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं प्रोसेस को किल कर रहा हूँ। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज एक्ट पास्ट इन, ये 1984 में पास हुआ था। ठीक है, तो ये मैं आपके हैंड आउट से आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, ये passed in 1984 and has been revised many times. ओके जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डैश मेथोडोलॉजी प्रोग्रेसेस फ्रॉम द स्पेसिफिक टू जर्नल। स्पेसिफिक से जब हम जर्नल की तरफ जाते हैं ना, तो बेसिकली हम बॉटम से ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। ठीक है,
if I am not wrong. In contrast, a bottom up methodology progresses from the specific to the general. ठीक है, यानी हम बॉटम से अप की तरफ जा रहे होते हैं, यह आपने याद रखना है, सही है। ओके जी, नेक्स्ट द डैश रिजाइड्स ऑन अ कंप्यूटर कंटेनिंग हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स टू बी एक्सेस्ड। तो कंप्यूटर में आपके जो वेब ब्राउज़र होता है ना, वो उसमें ये जो है ना खासियत होती है कि वो जो आपके हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स होता है उन्हें जो है ना अच्छे से क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है और आपको पढ़ के दिखा सकता है। ठीक है, तो द पर्पज़ ऑफ अ वेब ब्राउज़र इज़ टू रीड HTML डॉक्यूमेंट्स and compose them into visible or audible web pages। ठीक है, तो HTML से आपको पता है कि क्या बनता है, ठीक है, और HTML में जो है ना हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है ना बेसिकली HTML से बनता है। और हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है एक ऐसी जो है ना लैंग्वेज है जो वेब ब्राउज़र जो है उसे इस्तेमाल करता है ताकि वो जो टेक्स्ट है या इमेजेस हैं या कोई भी मटेरियल जो वेब पेजेस पे अवेलेबल है उन्हें इंटरप्रेट कर सके। ठीक है, और उन्हें आप तक वो उसका जो मफहूम है या उन्हें वाज़ह करके आप तक दिखा सके वैसे ही। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ब्राउज़र। ओके हो गया जी। नेक्स्ट क्या है जी, इन बाइनरी सिस्टम वी कैन यूज़ ओनली डैश और डैश एट ईच पोजीशन। लाजमी बात है, बाइनरी जो सिस्टम आपका होता है ना, आपके बाइनरी सिस्टम में दो नंबर होते हैं, पहला होता है 0 और दूसरा होता है 1। ठीक है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा 0 1। ओके हो गया जी। ओके जी, नेक्स्ट है जी, एन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होल्ड्स द मशीन इंस्ट्रक्शन विच इज़ बीइंग एग्जीक्यूटेड नाउ। जो एग्जीक्यूट होने जा रही है ना, वो जो इंस्ट्रक्शन होती है वो बेसिकली इन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर पड़ी हुई होती है। ठीक है, ये मैं आपको दिखा भी रहा हूँ आपके हैंड आउट से, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होल्डिंग इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड नाउ। इतना परेशान नहीं होना, जस्ट आपने इसको थॉरली पढ़ लेना है, अपने हैंड नोट्स को लाजमी आप पढ़ा करें। मैं प्रेफर करूँगा हर स्टूडेंट्स को कि कुछ ना कुछ आपको जो है ना उससे ये है कि चीज़ें समझ आ रही होती हैं। अभी तो आप अर्ली स्टेज पे हैं, आगे जब आप जाएंगे चीज़ें तो हर जो आपको खुलासा पढ़ाया जा रहा है इस कोर्स में, आपको एक एक चीज़ जो है ना वो आपको डिटेल में भी करवाई जाएगी। तो आपने जस्ट आइडिया लेना है, परेशान नहीं होना। कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उसे एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को साथ साथ लाइक भी करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, और जो न्यू व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जो सब्सक्राइब का बटन है उस पर प्रेस करें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि आपको हमारी अपडेट्स साथ साथ मिलती रहें। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, मज़े का है। अगर आप मैथ बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, इफ़ वी हैव अ डेसिमल नंबर 431 देन 4 विल बी कंसिडर्ड एज 100, 3 एज व्हाट 3 एज अ टेंस एंड 1 एज अ यूनिट। यानी अगर 431 एक नंबर लिखा हुआ है आपके सामने, ये लें जी, तो इसको हम उर्दू में कैसे पढ़ते हैं अगर आपको आता हो? इसकी जो हर जो टर्म है इसको हम कहते हैं इकाई, इसको कहते हैं दहाई, इसको कहते हैं सैकड़ा। इकाई को इंग्लिश में कहते हैं यूनिट, दहाई को इंग्लिश में कहते हैं टेंस, और जो 100 है उसे हम इंग्लिश में सॉरी जो सैकड़ा है उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? 100। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ थी। ओके जी, नेक्स्ट है जी और ऑपरेटर काफ़ी होते हैं, एंड ऑपरेटर होता है, और ऑपरेटर है, एक्सॉर ऑपरेटर है। ठीक है, आप ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ चुके होंगे, आई होप सो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, सर ने बहुत अच्छे से कराया है और हैंड नोट्स में भी एक्सप्लेन्ड है। तो और ऑपरेटर इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय साइन। विच साइन? ये एक जो साइन है आपके जो है ना, बिल्कुल इसको अब क्या इसका नाम होगा मैं तो यूँ नहीं कहूँगा, बस आप यूँ समझें कि आप जो है ना सीधी लकीर लगी हुई है, या यूँ समझें कि 1 लिखा हुआ है। तो ये जो सिंबल है आपके कीबोर्ड में भी अवेलेबल है। आई एम रियली सॉरी कि इसका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा। तो इस सिंबल या साइन से और ऑपरेटर को हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ओके जी, नेक्स्ट है जी ये जो नेक्स्ट जो आपका जो डेफिनेशन है ना जिस कंसेप्ट की, तो इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। दो चीज़ें हैं, मिलती जुलती हैं लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। द कंकरेंट एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल जॉब्स इन अ सिंगल यूज़र सिस्टम, यानी एक सिस्टम पे अगर बहुत सारे टास्क जो है वो चल रहे हैं, जॉब्स चल रही हैं, तो इसे हम कहते हैं मल्टी
टास्किंग। सही है, यह आपने याद रखना है, इसे कहते हैं मल्टी टास्किंग। इसके अलावा एक और जो वर्ड होता है वो होता है मल्टी प्रोग्रामिंग। अब मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस है यहाँ पे ये देख लेते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग में यूज़र्स जो है ना वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और हर यूज़र को एक सीपीयू का जो टाइम है वो उनमें डिवाइड कर दिया जाता है, उनमें शेयर कर दिया जाता है एक नेटवर्क पर, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें एक नेटवर्क है, पहले ऐसा होता था, अब तो ये चीज़ काफ़ी स्पीडी और बहुत टेक्नोलॉजी अच्छी आ गई है। पहले मैं आपको पुराने जो शुरू में जब नेटवर्किंग हुई थी उस वक्त की बात है, ये उस वक्त की जो शेयरिंग होती थी, टाइम शेयरिंग, वो ऐसी होती थी कि मुख्तलिफ़ जो यूज़र्स होते थे ना, तो उन्हें एक टाइम स्लॉट दे दी जाती थी कि सीपीयू सिर्फ उनका काम कर रहा होगा, प्रोसेसर सिर्फ उनके टास्क को एग्जीक्यूट कर रहा होगा, और उसके बाद नेक्स्ट जो टाइम शेयरिंग होगी वो दूसरे यूज़र के पास चली जाएगी, और जो पहले वाला काम था वो वहीं पे रुक जाएगा पहले यूज़र का, और दूसरे यूज़र का काम शुरू हो जाएगा। कुछ देर बाद तीसरे यूज़र का शुरू हो जाएगा, दूसरे का वहीं स्टॉप हो जाएगा। लेकिन जब तीसरे से दोबारा पहले यूज़र पे आएगी ना बात, तो वो जो काम जहाँ पे रुका हुआ था ना उसको वहीं से दोबारा जो है ना स्टार्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये काम इतनी अब भी ऐसा है, लेकिन अब इतनी तेज़ी से है कि ऐसा लग ही नहीं रहा होता कि टाइम शेयरिंग हो रही है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है जी ट्रंकेशन एरर इज़ अ प्रॉब्लम दैट अकर्स। ये आपको पता ही है, आप पढ़ भी चुके होंगे। फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन जो है ये इसमें जो है ना आपका ट्रंकेशन एरर जो है ना वो आता है, ठीक है। इसको आपने डिटेल में पढ़ लेना है, बहुत मज़े का कंसेप्ट है, इसको पढ़ें। कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो उसको ज़रा डिटेल में देख लेंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन बहुत मज़े का, आप इसको ख़ुद करें तो आपको समझ आ जाएगा, इतना मुश्किल भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट है जी डीवीडी स्टैंड्स फॉर, ये आपको पता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क्स, ठीक है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क्स जी। तो नेक्स्ट है हमारा जी हु इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ स्टोरिंग अ प्रोग्राम इन मेन मेमोरी। जॉन वॉन न्यूमैन जो थे ना, उन्होंने ये आइडिया इंट्रोड्यूस करवाया था, और ये उन्होंने करवाया था आपको कब, आई गेस 1940s के अराउंड अबाउट उन्होंने करवाया था ये। इसकी आप डिटेल देख लीजिएगा नेट पे भी जाके। अच्छा, इसमें ये हुआ था कि अ ब्रेक थ्रू क्रेडिटेड अपेरेंटली इनकरेक्टली टू जॉन वॉन न्यूमैन केम विद द रियलाइजेशन दैट अ प्रोग्राम, यानी उन्होंने सबसे पहले ना ये ब्रेक थ्रू लेके आए थे टेक्नोलॉजी या आप यूँ समझे कंप्यूटर की दुनिया में, कि उन्होंने जो डेटा था ना हमारा, जैसे आजकल हम कोई चीज़ फाइल वगैरह सेव करते हैं, तो उन्होंने ये चीज़ थ्योरी दी थी या ये चीज़ कंसेप्ट लेके आए थे कि उसे हम जो है ना क्या कर सकते हैं, एक तो इनकोड कर सकते हैं, और इसके अलावा इनकोड करने के बाद हम उसे मेन मेमोरी में स्टोर भी कर सकते हैं। इनकोड का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको पता है कि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी की जो लैंग्वेज है वो समझता है, जानता है। तो हमने जो भी चीज़ होती है, अपनी इमेज हो गई, वीडियो हो गई, ऑडियो हो गई, या अपना एक टेक्स्ट हो गया, या इंग्लिश का एक सेंटेंस हो गया, तो वो सब कुछ जो है इनकोड होता है बाइनरी लैंग्वेज में, और फिर जाके हम उसे मेन मेमोरी में स्टोर करते हैं, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट हमारा है जी विच डेटा कंप्रेशन टेक्निक इज सूटेबल फॉर डेटा हैविंग लॉन्ग सीक्वेंसेस ऑफ द सेम वैल्यू। अच्छा, तो इसके लिए ना रन लेंथ एनकोडिंग जो है वो यूज़ होती है। बेसिकली इसमें जो अहम चीज़ है वो आपने देखनी है द सेम वैल्यू, ठीक है। तो जो लॉन्ग सीक्वेंसेस होते हैं सेम वैल्यू, यानी अगर वंस हैं वो एक नंबर लिखा हुआ है बाइनरी में, और वंस जो हैं वो पहले 16 दफ़ा आ रहे हैं, फिर ज़ीरोज़ जो हैं वो 24 दफ़ा आ रहे हैं फॉर एग्जांपल, फिर एक दफ़ा 1 आया, फिर 0 आया। तो ये जो लॉन्ग सीक्वेंसेस आ रहे हैं ना, तो इनको एक ये टेक्निक है, इसको आप डिटेल में देख लें। इसमें फिर हम जो लॉन्ग सीक्वेंसेस होते हैं उनके बजाय कोई ख़ास नंबर यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जो लेंथ होती है वो रिड्यूस हो जाती है, और कंप्रेशन का मतलब ही यही है कि बड़ी चीज़ को छोटा कर देना एक्सक्यूज़ मी। तो उससे क्या होता है कि कंप्रेशन से ये होता है कि आपका साइज़ कम हो जाता है, और जब कोई चीज़ जितनी हल्की होगी ना, तो उससे आप उतनी ही आसानी से क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भिजवा सकते हैं। आप यूँ समझे, यानी नेटवर्किंग को यूज़ करते हुए या इंटरनेट को यूज़ करते हुए उसकी जो ट्रांसमिशन है वो क्या हो जाती है, एफिशिएंट हो जाती है। ओके जी, नेक्स्ट है जी HTTP स्टैंड फॉर, आपको आता है, ईजी है ये तो,
आप बस इसको याद कर लें, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल यूज़ होता है। और इसकी डिटेल अगर आपने देखनी है तो बेशक देख लें, इसको पढ़ भी लें कि ये कहाँ यूज़ होता है। ठीक है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये कहाँ यूज़ होता है। अभी हम ऊपर वैसे थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ के आ ही रहे हैं। ओके जी, नेक्स्ट है जी इन एक्सेस नोटेशन ज़ीरो इज़ रिप्रेजेंटेड एज। देखिए एक्सेस नोटेशन में ना काफ़ी बिट्स की हम ये यूज़ करते हैं। इसमें 16 बिट्स की भी होती हैं, 4 बिट्स की भी है, 8 बिट की भी है। ठीक है, इसे आप डिटेल में देख लीजिएगा, अभी हम इसकी डिटेल में नहीं जा सकते, बहुत इंटरेस्टिंग जो है टॉपिक है। अब जो ये जो नोटेशन है ना, इसमें जो ज़ीरो की रिप्रेजेंटेशन है उसका जो फार्मूला है, या सिंपल से समझने वाली जो बात है, आप यूँ समझें कि ज़ीरो में ना हमेशा शुरू में लेफ़्ट मोस्ट का मतलब है सबसे शुरू में लेफ़्ट साइड से 1 आता है। ठीक है, उसके बाद बाकी सारे ज़ीरो होते हैं। ठीक है, आप इसमें देखें XS16 में ज़ीरो को हम 10000 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, XS4 में इसको हम 100 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और XS8 में आप यहाँ पे इसको टेबल में देखें और कमेंट करके बताएं कि हम इसको किस से जो है ना क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। कमेंट लाजमी करना, मैं वेट करूँगा आपके कमेंट का। तो करेक्ट ऑप्शन है जी 1 इन द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। जी नेक्स्ट है जी UTF-8 यूजेस 24 to 32 बिट्स। 32 बिट्स का करेक्ट ऑप्शन है, इसको आप देख भी लीजिएगा। ठीक है, अच्छा ये बेसिकली है क्या चीज़, आप ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, जो आपके पास जो किसी भी टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो कोडिंग स्कीम्स हैं जो चल रही हैं दुनिया में, या जो इंट्रोड्यूस हुई थी शुरू में, और फिर कैसे जैसे आज की कोड्स हैं, उसके अलावा आपके पास यूनिकोड है, UTF-8 है। ठीक है, तो ये कोडिंग्स की जो है ना ज़रा वो है एग्ज़ाम है, तो इसमें UTF-8 जो है उसकी भी यहाँ पे लिखी हुई है कि ये जो है ना 24 से 32 बिट्स तक की जो लार्ज पॉसिबल जो एक्सपेंशन होती हैं उनको क्या करता है, होल्ड करता है। ठीक है, तो आपने डिटेल में पढ़ लेना है। ओके, नेक्स्ट आ गया जी 431 वाला। ठीक है, डेसिमल नंबर हमारे पास 431 है, तो ये हम कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है जी ईच टेक्सचुअल सिंबल इज रिप्रेजेंटेड विद अ डैश पैटर्न। अच्छा ये भी कोडिंग जो स्कीम्स है उसके ही रेलिवेंट एक टॉपिक है, वहाँ से ये आपका जो MCQs है उठाया गया है कि जब हम किसी भी चीज़ को एज ए कोड रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ना, तो उसमें आपके ABC आ गई, आपकी नंबरिंग आ गई। ठीक है, और इसके अलावा जो आपके जो साइंस होते हैं, जो सिंबल्स आप कंप्यूटर में देख रहे होते हैं ना, ग्रेटर देन का, स्मॉलर देन का, आपका डॉट है, आपकी स्पेस है, ये सारे जो सिंबल्स हैं ना, इन ये हर एक का ना एक यूनिक नंबर है। कंप्यूटर उसे नंबर से पहचानता है, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। ठीक है, अगर आप A लिखेंगे अपने कीबोर्ड पे, तो कंप्यूटर के पास जो है ना बेसिकली आपका कीबोर्ड ये बता रहा है कि ये वाला नंबर प्रिंट करो। कंप्यूटर जो है ना उस नंबर को जो है ना लिस्ट से जो है ना मैच करेगा, और वो जो सिंबल होगा, बेसिकली A भी एक सिंबल ही है ना, ये तो हम फेमिलियर है ABC से, तो A भी एक सिंबल ही है, तो लेटर है, लेकिन कंप्यूटर के लिए तो एक सिंबल ही है, तो वो उस नंबर के अगेंस्ट A को जो है ना क्या कर देगा, आपके पास आउटपुट कर देगा, या उसे प्रिंट कर देगा, या टाइप कर देगा, या व्हाटएवर। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो करेक्ट इसका ऑप्शन है वो ये है कि हर सिंबल के लिए जो है ना एक यूनिक जो है ना बिट पैटर्न होता है आपकी मशीन में। ठीक है, ओके जी, बेसिक जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं आपको पता है ना कौन कौन से होते हैं, हम जमा करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और डिवाइड करते हैं। मैथमेटिक्स में आपको आता है ना ये सारा, तो बस कंप्यूटर में ज़रा ये है कि प्रोग्रामिंग अब आप करने जा रहे हैं, तो इसमें जो ये मल्टीप्लाई है उसकी जगह हम जो है यहाँ पे स्टार यूज़ करते हैं, और जो ये डिवाइड है उसकी जगह हम यहाँ पे स्लैश यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये 4 लिखे हुए हैं आपके। तो कैपेसिटी जो है एक सेक्टर की CD की जो होती है वो होती है, आप इसको नेट से भी चेक कर लीजिएगा, 2048 बाइट्स होती है, जो कि जिन्हें हम अगर कन्वर्ट करें ना 2048 बाइट्स को किलो बाइट्स में, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएंगी 2 किलो बाइट्स। ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट है जी इंटरनेट इज़ अ टाइप ऑफ। इंटरनेट बेसिकली खुद एक नेटवर्क होता है, सही है, नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स भी कहते हैं हम इंटरनेट को। ठीक है,
ओके जी, ये रिपीट हो गया है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होल्ड्स अ मशीन इंस्ट्रक्शन विच इज़ बीइंग एग्जीक्यूटेड नाउ। ठीक है, यहाँ पे आई गेस चौथा यहाँ नीचे ऑप्शन होगा जो यहाँ मिस हो गया है, मिस प्रिंट हो गया है, तो ये रिपीट हो गया है बेसिकली, आप लोग करके आ रहे हैं। ठीक है, इज़ बीइंग एग्जीक्यूटेड नाउ, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके जी, नेक्स्ट है जी, डैश इज़ अ शॉर्ट वर्जन ऑफ बाइनरी डिजिट। बाइनरी में कितने कौन से डिजिट होते हैं? एक होता है 0 और एक होता है 1। स्मॉलेस्ट यूनिट्स टू स्टोर डेटा, तो यानी या तो हम बाइनरी में 0 स्टोर कर सकते हैं या 1 स्टोर कर सकते हैं। तो उससे हम कहते हैं अगर हम 0 स्टोर कर रहे हैं तो ये जो जगह है ना, तो इसको हम कहते हैं बिट। ठीक है, ये एक बिट ये हो गई और ये इसमें 1 स्टोर हो गया तो ये भी बिट हो गई। तो ये कितनी बिट्स हो गई? 2 बिट्स हो गई। ठीक है, तो यानी 2 बिट्स में हमने जो है ना, अगर हम लिखें ना 1 0, तो ये बेसिकली हम कितनी बिट्स में स्टोर कर रहे हैं? 2 बिट्स में। ठीक है, ये आपने चीज़ याद रखनी है। तो 1 अगर है तो यानी जितने भी नंबर ऑफ 1s या 0s टोटल अगर किसी बाइनरी नंबर में होंगे ना, तो वो बेसिकली आप, ये शॉर्ट वर्जन है ना उसका बिट, तो बेसिकली वो आप उन सबको काउंट करके कह सकते हैं कि ये इतने बिट्स का नंबर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1001, तो ये कितने बिट का नंबर है? ये 4 बिट का नंबर है। ठीक है, यानी इसमें ये एक बिट ये, एक ये और एक ये है। ठीक है, तो ये 4 बिट्स इसके अंदर जो है ना क्या हो रही हैं? यूज़ हो रही हैं। ओके जी, ये ऑन सोशल मीडिया समटाइम्स अ पार्टिकुलर डैश इज़ वेरी पॉपुलर हैशटैग। हैशटैग काफ़ी यूज़ हो रहे हैं। अगर आप यूज़ कर रहे हैं ट्विटर, इवन के यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, तो इन सब में जो है जितनी भी सोशल मीडियाज़ हैं इनमें जो हैशटैग जो यूज़ होते हैं ना, ख़ास तौर पे ट्विटर में, तो जो है ना ये काफ़ी आजकल चल रहा है। ये आपको पता ही होगा, माशाल्लाह आप सारे यूज़ करते होंगे मोबाइल वगैरह। ओके जी, आज की हमारी वीडियो के आखिरी जो क्वेश्चन है उसमें है कि व्हाट कीप ट्रैक ऑफ इंस्ट्रक्शंस बीइंग एग्जीक्यूटेड। ये बात दोबारा आ गई रजिस्टर्स की। ठीक है, आपके प्रोसेसर की बात आ गई है। तो आपको पता है आपका प्रोसेसर नन्ही सी जान होता है, लेकिन अब तो काफ़ी नन्ही सी जान है लेकिन काफ़ी पावरफुल भी आ गए हैं आपके पास प्रोसेसर। तो बेसिकली जो है ना, जो स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर होते हैं ना, वो जो है इंस्ट्रक्शंस जो होती है ना उसके मामलात को देख रहे होते हैं, उसको जो है ना उसका पीछा कर रहे होते हैं, कौन सी इंस्ट्रक्शन चल रही है, कौन सी चलने वाली है। ठीक है, ये चीज़ें जो है ना वो उसके लिए स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर यूज़ होते हैं। तो उसमें इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हमने पढ़ा है, इसके अलावा प्रोग्राम काउंटर पढ़ा है। ठीक है, तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द मिड टर्म एग्जामिनेशंस, और पेपर दे के वापस आएँ तो आप ज़रूर अपने कमेंट्स हमारे लिए छोड़ें और हमें बताएं कि आपका पेपर कैसा हुआ। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और औरों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी इसी तरह की किसी और वीडियो में, इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।